नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली है हमारे ईपीएफओ के अंदर जो आपके 2859 पोस्ट पर जॉब निकले थे। मैंने आपको बताया था कि दो पोस्ट है यहाँ पर। एक पोस्ट आपका है स्टीनोग्राफर का और एक दूसरा पोस्ट हमारा है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट का। तो दोनों की टोटल मिला के जो है 2859 टोटल जो है यहाँ पे वैकेंसी हो रही है, यानी कि 2859 लोग जो है इस बार ईपीएफओ के डिपार्टमेंट के अंदर इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। मतलब इससे बहुत जितने भी लोग अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, बट जॉब जो है वो इतनी ही है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 2859 पोस्ट पे। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। मैंने इसके लिए नोटिफिकेशन की सारी डिटेल एक वीडियो में डिस्कस करी थी, जिसमें आपको बताया था मैंने इस नोटिफिकेशन के बारे में, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट के बारे में कि कितनी एज आपकी होनी चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। साथ ही मैंने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि इसके लिए फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी, अलग अलग पोस्ट के लिए क्या दोनों पोस्ट के लिए एक ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है या फिर एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, वो भी मैंने बात करी थी। और अगर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोनों पोस्ट पे, तो कैसे अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस क्या रहेगा, कास्ट के हिसाब से क्या हमें फॉर्म की फ़ीस में कोई यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगी, तो वो सारा कुछ हम देखने को यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये हमारे ईपीएफओ की वेबसाइट है, जो कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसके अंदर आपके जो है 2859 पोस्ट पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में वैकेंसी निकले हुए हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट मैं आपको बता दूं, इसकी लास्ट डेट जो है हमारी वो 26 अप्रैल है। जैसे कि मैंने वहाँ डिस्कस भी किया था पहले नोटिफिकेशन के अंदर कि इसके लिए 27 मार्च की रात से आपके इसके लिए फॉर्म फिलअप चालू हो जाएंगे, यानी कि आप 27 मार्च से आप इसके लिए फॉर्म भर सकेंगे। इसका लास्ट डेट जो है वो 26 अप्रैल है, जो आप तब तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको नोटिफिकेशन और एलिजिबिलिटी सब कुछ चेक कर लेना है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि स्टीनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है सिर्फ, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। और आपका जो दूसरा पोस्ट है एसएसए के लिए, उसके लिए आपको बैचलर होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन में डिस्कस भी किया था। देखिए, ये जो नोटिस है ये शॉर्ट नोटिस है, हालांकि डिटेल्ड नोटिस हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर सारी कुछ बात लिखी हुई है कि हमारे को पे इसके लिए यानी कितनी सैलरी मिलेगी। तो आपको बता दूं, यहाँ पे 2674 यानी कि 2674 वैकेंसी जो है हमारे वो निकले थे एसएसए यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, जिसके अंदर हमारे पास हमारी स्किल क्या मांगी गई थी कि हमारे को जो है हमारी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी कोर्स के अंदर। और यहाँ पे हमारे को ये बोला गया था कि 29,200 रुपये से लेकर हमारे को 92,300 रुपये के बीच बीच तक जो है यहाँ पे स्केल देखने को मिल जाएगा इस पोस्ट के लिए। सेम मैंने स्टीनोग्राफर के लिए भी बात करी हुई है वहाँ पे, जहाँ पे आपको 25,500 रुपये पर मंथ पैसे मिलेंगे, और उससे ऊपर आपका जो है आपके काम पर डिपेंड करेगा। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। दोनों पोस्ट की बात हो गई थी। फीस की आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने बोला था कि SC ST PWBD और फीमेल कैंडिडेट्स को और एक्स सर्विस मैन जो आपके होते हैं आर्म्ड फोर्सेज में पहले कभी काम कर चुके हैं, तो वो सब लोगों को बिल्कुल फीस नहीं पे करनी है। चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉय हो, यानी कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। सेम इस तरीके से बाकी हमारे सारे कैटेगरी बच जाते हैं इनको छोड़कर। जैसे कि आपका OBC बच गया है यहाँ पे, एक आपका जनरल बच गया है, EWS वाले बच गए हैं, उन सबको 700 रुपीज़ पे करने हैं। ये एक पोस्ट के लिए बात हो रही है, दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग पैसे पे करने होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने जो है ये अपने वेबसाइट पे देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन भी आया हुआ था, हमने सब डिस्कस कर लिया था। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और हम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 प्रोसेस है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर फीस पेमेंट करनी है। आपको डाउनलोड कर लेना पूरी जानकारी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है 700 रुपीज़ आपको इसके लिए पे करने हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, EWS से और OBC, जैसे मैंने आपको बताया अभी, NCL के अंदर यानी नॉन क्रीमी लेयर में। और बाकी एग्जामिनेशन फीस बाकियों के लिए कुछ नहीं है, उनको बिल्कुल फीस पेमेंट नहीं करनी। हालांकि फीमेल कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, उसको फीस बिल्कुल पे नहीं करनी यहाँ पे। अब प्रोसेस ऐसे रहेगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन फॉर्म के लिए, उसके उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट में आपको बताया था सिग्नेचर, फोटोग्राफ चाहिए आपको, एक लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन चाहिए JPG के फॉर्मेट में। JPG फॉर्मेट अगर आपको नहीं पता फॉर्मेट कैसे चेंज होता है इमेजेस का और बाकी डॉक्यूमेंट्स का, और साथ में उसके साइज़ को कैसे बदलते हैं, तो वो सब हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताऊँ कि यहाँ पे बोला गया है फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों का साइज़ भी यहाँ पे लिखा हुआ है। 200 KB के अंदर फोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए, 30 KB के अंदर हमारा सिग्नेचर का साइज़ होना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन का भी यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है। अब थंब इंप्रेशन वाला कैसे अपलोड करना है, आपको पहले एक पेपर पे अपना लेफ्ट हैंड के थंब का जो है
इम्प्रेशन लेना है, यानी कि आपको जो है अंगूठा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसका अंगूठा लेना है, अपने वाला अंगूठा लगाना है एक पेज पर। उसके बाद उसकी फ़ोटो खींच के, उसके बाद उसका फॉर्मेट जेपीजी में करके, और उसको फिर उसको अपलोड करना है। इस तरीके से रहेगा। फोटोग्राफ जो आपकी कलर्ड होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट ना हो। ये सारे कुछ जानकारी हैं वो आपको ध्यान रखनी है। फ़ीस की बात बता दी आपको, ऑनलाइन पेमेंट करनी है आपको फ़ीस के लिए, जिसमें आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और बाकी सारे मेथड रहेंगे। पासवर्ड यहाँ पे क्या होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करते समय अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। यहाँ पे आप पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए पासवर्ड के लिए आपको क्या करना है, पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पे आना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करते समय अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जो आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उस पासवर्ड में आपको एक बात याद रखनी है कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए अल्फ़ाबेट का A to Z के बीच में, साथ में आपके नंबर्स होने चाहिए और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। इतने के बीच में इन सब के कॉम्बिनेशन से आपको जो है यहाँ पे एक पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे रजिस्ट्रेशन के समय, रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप कर लेंगे, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। अब आपको यहाँ पे टिक करना है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, एक एक जानकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड, EPFO के SSA और स्टीनोग्राफर की पोस्ट के लिए हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना नाम डाल देंगे। फिर मैं यहाँ पे फादर का नाम डाल दूंगा, फिर मैं यहाँ पे मदर का नाम डालूंगा। जो भी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, जो भी अप्लाई कर रहा है कैंडिडेट अपने लिए, उसको अपने माता पिता का नाम, अपना नाम डालना है। साथ में ही उसको अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यानी कि उसका जन्म तिथि डालना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी जेंडर होगा। फिर आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी आपको देनी पड़ेगी जो भी आप चाहें। उसके बाद उस आइडेंटिटी का यहाँ पे आपको नंबर डालना है। फिर आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस देना होगा। इस तरीके से आप पूरा अपना एड्रेस डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल है, ये चीज़ याद रखिएगा, सब लोकेलिटी ऑप्शनल है। आप चाहें तो दे सकते हैं अपने आसपास, अपने जहाँ जिस एरिया में रहते हैं उसका एड्रेस डालने के बाद, घर का नंबर, हाउस नंबर और ये सब डालने के बाद, छोटा सा वहाँ का आसपास का कुछ जो है आप लोकेशन दे सकते हैं, कुछ फेमस चीज़ हो वहाँ की जो भी है जगह, तो जिससे आपका वो पता लग सके आसानी से वो जगह जहाँ पे आप रहते हैं। और लोकेलिटी आपको डाल देनी है। कंट्री डालनी है आपको। कंट्री मतलब जिस भी देश में आप रहते हैं वो आपको डालना होगा। फिर आपको डालना है स्टेट, किस राज्य में आप रहते हैं। फिर आपको डालना है डिस्ट्रिक्ट, उस राज्य का डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आपको पिन कोड डालना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वैलिड ईमेल आईडी डालना है। फिर उसी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है आपको। इसी तरीके से आपको फिर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। वही आपको दोनों चीज़ें वैलिड डालनी है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप चाहें तो दे सकते हैं, मतलब दूसरा कोई मोबाइल नंबर, नहीं तो आप एक नंबर से भी यहाँ पे डाल के आगे बढ़ सकते हैं। आपको इस पर टिक करना होगा, ये बताने के लिए कि आपका जो है परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है। तो आपको इस पर टिक करना है, नहीं तो आप दूसरा एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हैं। अब आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, जैसे मैंने पहले बात करी थी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको लगाना है, उसका आंसर देना होगा। वो क्वेश्चन आप इसलिए लगाते हैं, बाई चांस आगे चल के आप अगर पासवर्ड भूलते हैं तो उसके लिए आप इस चीज़ को डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो नीचे आ रहा होता है उसको हमें ऐसे के ऐसे ही उठा के डाल देना होता है। उसके बाद हम सबमिट करते हैं। अब हमसे बोला जा रहा है कि जो हमने अपनी सारी डिटेल्स डाली हैं उसको एक बार चेक कर लेना है। उसको यहाँ पे टिक कर देना है, जैसे कि माय नेम, जेंडर, एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल सारा कुछ चेक करना है हमें सबसे पहले।
उसके बाद आई एग्री कर देना है कि हमने सारी डिटेल जो दी है वो सब कुछ करेक्ट दी है, और हम इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर हमने कोई भी जानकारी गलत दी होगी तो। उसके बाद हमें सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। हम येस करेंगे। येस के बाद हमारे को नंबर पे, हमारा हमने जो यहाँ पे रजिस्टर नंबर दिया है, हमने यहाँ पे जो नंबर दिया है उस पर हमें ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आता है, उसको वो हमें यहाँ पे डालना होता है। जैसे अभी मेरे पास नहीं आया है, आपके पास जैसे ही आएगा उसको आपको यहाँ पे डालना है। अब मैं रीसेंड के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ जिससे कि मेरे को दोबारा ओटीपी आए, क्योंकि ओटीपी यहाँ पे अभी शो नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ओटीपी जैसे ही आता है उस ओटीपी को आप यहाँ पे डालने वाले हैं। उसके बाद हमें सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हमें एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, उसको हमें अपने डिवाइस में सेव करना होगा। चाहे तो हम उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने दूसरे डिवाइस के अंदर उसे सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे हमारे एप्लीकेशन फॉर्म को। हमें वहाँ पे पर्सनल डिटेल, अपने आधार की डिटेल डालनी पड़ेगी, और साथ में हमारे को किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप ऐसे SSA पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो SSA पोस्ट के बारे में डालेंगे। आपके जो आपका सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है, नहीं तो दूसरा जो आपका आ रहा है एक सेम जो आपका स्टीनोग्राफर में है उसमें आप डाल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हम बोल रहे हैं अप्लाई फॉर डिटेल्स, हमें उसके बाद हमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, हमारे 10th का या वो जो भी हमारे से मांगा जाएगा, 10th का या 12th का या फिर बैचलर का कोई भी हमारे से मार्क्स और परसेंटेज मांगे जाएंगे तो वो हमें डिटेल्स डालनी है। सेम इसी तरीके से हम रीजन प्रेफरेंस, हम यहाँ पे सेंटर सिलेक्शन करेंगे कहाँ हमें एग्जाम देने जाना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड। फिर हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था आपको कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना होगा। डॉक्यूमेंट में आपको अपना फोटोग्राफ एक अपना अपलोड करना है, सिग्नेचर और एक आईडी प्रूफ, इतना ही अपलोड करना होता है बस, और उसके बाद आपको फाइनली सबमिट करना होगा। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करेंगे। सबसे पहले आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे सिटीजन में यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, इंडियन सिटीजन। कैटेगरी में आपको बता देना SC ST EWS OBC NCL अनरिजर्व्ड। यहाँ पे जनरल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जनरल की जगह वो अनरिजर्व वाले में आ जाएंगे जनरल। जो भी PW कैंडिडेट होंगे, PWBD और साथ में जनरल कैंडिडेट और दूसरे सारे कैटेगरी वाले कैंडिडेट इनको छोड़ के, तो वो अनरिजर्व को सिलेक्ट करेंगे। फिर आर यू आ PWD कैंडिडेट, अगर आप हैं तो बता देना है, नहीं तो आप नो कर देंगे। एक्स सर्विस मैन आपको बताना है येस और नो, तो मैं यहाँ बता दूंगा नो है मेरा। आपको बताना है अपने हिसाब से। डू यू बिलोंग्स टू रिलीजन माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो ठीक है, वो बताना है। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, और ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी है। सपोज जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं यहाँ पे हिंदू डाल दूंगा। अब नेक्स्ट आएगा यहाँ पे आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि क्या आप पहले कर्मचारी रह चुके हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर या नहीं, वो आपको बताना है। तो मैं बता दूंगा कि नहीं, मैं अभी यहाँ पे पहली बार ही अप्लाई कर रहा हूँ इसके लिए, तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट करूंगा। मैरिटल स्टेटस, आप अभी विवाहित यानी शादीशुदा है या नहीं, वो यहाँ पे पूछा जाएगा फॉर्म के अंदर, तो आपको वो चीज़ बतानी है। यहाँ पे अगर जो होंगे उनको यहाँ पे मैरिड सिलेक्ट करना है, जो नहीं होंगे उनको यहाँ पे सिंगल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है हमें, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिक्योरिटी पिन में क्या होगा, नीचे जो सिक्योरिटी पिन आता है वही हमें एज इट इज़ डाल देना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि सिक्योरिटी पिन में हमें ऐसा करना होता है, कैपिटल लेटर में जो आता है उसे हमें वैसे ही डालना होता है, और जो स्मॉल लेटर में आता है हमें उसे वैसे ही डाल देना होता है। डू यू हैव आधार नंबर, क्या आपके पास आधार नंबर है, ये चीज़ पूछी जा रही है। अगर आपके पास होगा, आप चाह रहे हैं कि हम अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं आधार नंबर की EPFO के द्वारा, EPFO को, तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट करना होगा। फिर हम सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा अप्लाई फॉर डिटेल्स, मतलब कि हम अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं।
हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे SSA की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सेम अगर आप चाहें तो इसी तरीके से आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो दूसरी हमारी स्टीनोग्राफर की पोस्ट है उसके लिए आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, जाके स्टीनोग्राफर के लिए अलग फॉर्म भरा जाएगा। और उसके लिए आपकी अलग जो फीस है सारा कुछ अलग है, क्योंकि हमें पता है एक ही फॉर्म के अंदर दोनों चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते, वो इसलिए क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम अलग हैं, दोनों का सिलेबस अलग है, इस वजह से हमें अप्लाई अलग अलग करना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। लैंग्वेज नोन, आपको कौन कौन सी भाषा जो है यहाँ पे आती है जिसके लिए आपको एग्ज़ाम देना है, जैसे हिंदी में रीडिंग, हिंदी में राइटिंग, हिंदी स्पीकिंग, इंग्लिश रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग। अगर आपको ये सब कुछ आता है, आपको ये सारी भाषाएं पता है, तो आपको यहाँ पे बता देना है। जैसे मैं बताऊँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे इंग्लिश रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग में भी कर देता हूँ। अगर आपको देखिए सब पे टिक करना नहीं है, आपको आता है तो आप ठीक कर सकते हैं सब पे टिक, नहीं तो वो छोड़ भी सकते हैं। अब हम यहाँ पे एग्ज़ाम स्टेट सिटी चॉइस मतलब कि हमें एग्ज़ाम कहाँ देना है, तो पहले हम उस राज्य को चुनेंगे जिस राज्य में हमें एग्ज़ाम देने जाना है। सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे दिल्ली NCT यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी चुनूंगा, उसके अंदर मेरा सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर एग्ज़ाम होगा, मतलब नई दिल्ली के अंदर ही एग्ज़ाम होगा, उसी सिटी के अंदर अलग अलग सेंटर पे। सेम इसी तरीके से एग्ज़ाम स्टेट सिटी चॉइस 2 के अंदर हम देखेंगे दूसरा कोई स्टेट के बारे में, तो हम यहाँ पे दिल्ली के आसपास वाला ही स्टेट चूज़ करेंगे। इस तरीके से आपको भी अपने आसपास का स्टेट चूज़ करना है जिससे कि आप एग्ज़ाम देने जा सके। हरियाणा में हमारे पास दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक अंबाला हो गया और एक गुरुग्राम हो गया, तो मैं यहाँ पे एक फर्स्ट ऑप्शन अंबाला वाला चूज़ करूँगा। सेकंड हरियाणा के अंदर दूसरा ऑप्शन जो होगा मेरा यहाँ पे, वो मैं गुरुग्राम वाला चूज़ कर लूँगा। अब आ जाता है नेक्स्ट मेरे पास स्टेट एग्ज़ाम की सिटी के अंदर और कोई दूसरा स्टेट भी चुनना चाहूँ तो मैं चुन सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ये सारे प्रेफरेंस देने पड़ेंगे, मतलब ये चारों चीज़ें फिल करनी पड़ेंगे। मैं थर्ड पे अपना उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वाले ऑप्शन को रख दूंगा। इस तरीके से मेरे चारों सिटी और सिलेक्शन स्टेट का हो गया है, सेंटर का हो चुका है। अब पूछा जा रहा है डू यू पोजेस द मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स, क्या आप हिंदी और इंग्लिश के अंदर 35 वर्ड पर मिनट्स और हिंदी के अंदर 30 वर्ड लिख सकते हैं 1 मिनट के अंदर, तो वो आपको बताना है येस और नो। अगर लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नो भी कर देंगे। सिंपल इस तरीके से हमें कर देना है, लेकिन मैं कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पे येस लिख देता हूँ। आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से लिखना है, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, तो वो आपको वहाँ पे बता देना है। फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके येस कर देंगे। अब हमसे पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल। सबसे पहले हमारे को बताना है ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पे ग्रेजुएशन इसलिए आ रहा है क्योंकि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए हमें इस पोस्ट के लिए वो ग्रेजुएशन है, मतलब कि आपका एक कॉलेज डिग्री करा हुआ होना चाहिए। हमें यहाँ पे पास डी आएगा ऑप्शन। ये बात क्लियर कर दूं मैं कि अपीयरिंग स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए पास्ड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपको बता देना है, 22 में करा, 21 में करा, हालांकि 23 में तो करा ही नहीं होगा क्योंकि पास्ड लिखा है, तो 23 में तो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 22 में किया होगा, 21 में किया होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे बता देना है। तो मैंने 22 में किया है, बता दिया मैंने। कोर्स स्ट्रीम नेम, अब मेरे को कोर्स बता देना कौन से कोर्स में किया मैंने यहाँ पे BCA में करा, 22 के अंदर कंप्लीट किया। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट उसका बता देना, इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCA करा 2022 के अंदर, वो मैंने यहाँ बता दिया। रिजल्ट मोड बता दूंगा मैं अपना, परसेंटेज में आया था, CGPA में आया था। अगर परसेंटेज में आया था तो मेरे कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स आए वो बता दूंगा। फिर टोटल और वहाँ पे परसेंटेज लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डाल देना है। फिर हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है रीजन प्रेफरेंस। अभी हमने यहाँ पे अप्लाई फॉर कर लिया था, आधार डिटेल्स डाल दिए थे, पर्सनल डिटेल्स सब डाल दिया था। अब रीज़न प्रेफरेंस देनी है, हमने एग्ज़ाम सेंटर भी चुन लिया। अब कौन से रीज़न में हम चाहते हैं, मतलब कौन कौन से रीज़न के लिए हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं SSA की पोस्ट के लिए, वो हमें यहाँ पे बताना है। सपोज देखिए जैसे मैं दिल्ली के अंदर देखूँ तो दिल्ली रीज़न में यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 रीज़न है, अलग अलग रीज़न है। ये 1 2 3 आपको पता होगा कि मैंने जो नोटिफिकेशन डिटेल में डिस्कस किया था उसके अंदर था ये रीज़न वाइज, आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, उसमें रीज़न सारे दिए हुए थे।
तो दिल्ली के अंदर फर्स्ट रीजन चुन लिया है मैंने। ऐसे ही मैं दूसरा कुछ दूसरा चूज़ कर लेता हूँ। आपको अपने हिसाब से देख लेना है यहाँ पे 6। और ये नंबर आपको नहीं समझ आ रहे हैं अगर कि 6 5 ये सब क्या है, नोटिफिकेशन में डिटेल में बात हुई थी हमारी, जो हम टेबल को डिस्कस कर रहे थे वहीं पे लिखा हुआ था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अब ये डाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे अब ये सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और यस करके आगे बढ़ जाऊंगा। अब देखिए हमें सारे रीज़न सिलेक्ट करने हैं। अब सारे रीज़न वन बाय वन भर देने हैं हमको। अब मैं ऐसे ही रैंडम भर रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ देख कर भरनी है ये सारी चीज़ें। देखिए इस तरीके से हमारा ये हो गया है। यहाँ पे बोला था रीज़न डिटेल्स, मैंने सारी बता दी है यहाँ पे रीज़न के नाम के हिसाब से। जो मैंने भरी है आपको अपने हिसाब से देख कर भरना है यहाँ पे, कौन से रीज़न के लिए जो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं वो सारा कुछ। आपको देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया यू कैन नॉट सिलेक्ट सेम रेफरेंस फॉर डिफरेंट रीजंस। मतलब आपको क्या करना है, अलग अलग रीज़न के लिए अलग अलग प्रेफरेंस देनी है। ये मतलब आपको बता दूँ ये किस हिसाब से हो रहा था। ये ऐसे हो रहा था कि आपको सपोज मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली का ऑप्शन मिल रहा था, दिल्ली के अंदर मैंने उसको पहली प्रेफरेंस दे दी है। तो मैं यहाँ पे अब चाह रहा हूँ मेरे को मतलब पहले जॉब मिले मेरे को, तो वो दिल्ली रीजन में मिल जाए। सपोज मानिए मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को जॉब मिले तो मेरे को दिल्ली में मिले सबसे पहले। ये मेरी प्रेफरेंस है कि दिल्ली में मिले। वहाँ नहीं मिल पाती तो मेरे को दूसरा कहाँ मिले वो मैंने बताया, जैसे कि मेरे को हरियाणा में मैंने बता दिया यहाँ पे मिले। इस तरीके से बताया, इस तरीके से आपको भी अलग अलग जगह का बता देना है। फिर मैं यहाँ पे बता दूंगा तीसरा चौथा हो गया यहाँ पे। ये पांचवा कर दिया मैंने। पहला हो गया, दूसरा हो गया है, तीसरा हो गया है, चौथा पांचवा हो गया। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सिक्स्थ मैंने इसे रख दिया है, सेवन्थ इसे रख दिया है, एट इसे रख दिया, 9 10 11। आप देख सकते देखिए 1, यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास, ये वाला नंबर 2 हो गया है। आपको ये सारे फिल कर लेने हैं। ये आपको दोबारा बता दूं मैं, यहाँ पे मेरे को वो चीज़ क्यों बार वो दोबारा बोली गई थी, जो अभी आपने देखा था कि सेम प्रेफरेंस नहीं ले सकते। तो वो इसीलिए नहीं ले सकते हैं हम सेम प्रेफरेंस, क्योंकि प्रेफरेंस का मतलब ही ये होता है कि पहले आप किसको रख रहे हैं, दूसरे पे किसको रख रहे हैं। इस तरीके से सपोज मान लीजिए आपको जॉब मिलती है तो पहले आपको कहाँ दी जाए, तो पहले हमें दिल्ली में दी जाए। दिल्ली में जगह नहीं बचती तो हरियाणा में दी जाए। हरियाणा में नहीं बचती तो फिर हमें नेक्स्ट दूसरी जगह पे दी जाए। उस तरीके से हमें ये सब बताना है। अब देखिए इस तरीके से मैंने सारे प्रेफरेंस दे दिए रीज़न वाइज कि मेरे को पहले दिल्ली में जॉब दी जाए अगर दिल्ली में मिलती है सेम पोस्ट के लिए। तो अगर वहाँ नहीं मिलती तो दूसरे नंबर पर मुझे हरियाणा में दी जाए। अब वहाँ नहीं मिलती तो मेरे को तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ रीजन में दी जाए। इस तरीके से मैंने बताया थी। लास्ट मैंने किसको रखा है, उत्तर प्रदेश को। आप मैंने अपनी मर्ज़ी से रखा है, आपको अपने हिसाब से रखना है आपको कहाँ जॉब करनी है। उसके बाद हम ये डाल देंगे सिक्योरिटी पिन और यस करेंगे हम। अब देखिए हमारे को लेफ्ट है, अब आपको फोटोग्राफ, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और साथ में सिग्नेचर, ये तीनों अपलोड कर देना है। साइज़ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मेट भी लिखा हुआ है। तो हम वन बाय वन पहले अप्लाई कर लेते हैं, मतलब कि हम उस चीज़ को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अब देखिए जैसे ही आप लोग ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, अपना फोटोग्राफ, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन और साथ में सिग्नेचर, ये तीनों अपलोड कर देंगे आप जैसा फॉर्मेट में बताया गया उस हिसाब से। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन जो आपको नीचे लिखा आ रहा होता है, सेम नंबर और अल्फ़ाबेट्स जैसे लिखे आते हैं वैसे के वैसे ही आपको डाल देने होते हैं। हम इसको डालने के बाद सेफ एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर यस पे क्लिक करेंगे।
अब देखिए हमसे बोला जा रहा है आपको फाइनल सबमिट से पहले एक बार रिव्यू करना है, मतलब सारी चीज़ें देखनी है, एक एक चीज़ अच्छे से, आपकी सारी डिटेल जो यहाँ पे आपने भरी है वो सारी सही है या नहीं आपके हिसाब से। आपने जो भी यहाँ पे भरा, अपना नाम, अपना रिलीजन, अपना जेंडर, अपना डेट ऑफ बर्थ, और साथ में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए, और आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, वो आपने किस किस लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है। कोई भी अगर छूट गई है यहाँ पे तो उसको आप दोबारा एडिट कर सकते हैं। सेम ही यहाँ पे सेंटर में भी अगर कोई चाहे तो चेंज कर सकते हैं आप। बाकी भी देख सकते हैं अपने रिजल्ट जो आपने अपना ग्रेजुएशन का दिया है उसके बारे में कोई चेंज करना हो, या फिर आपका रीजन प्रेफरेंस जो आपकी जॉब से रिलेटेड है उसमें अगर कोई आपको स्टेट वाइज अगर प्रेफरेंस में चेंजेस करने हो वो आप कर सकते हैं अभी अपने डॉक्यूमेंट में। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फोटोग्राफ अपलोड करा है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाया है और सिग्नेचर अपलोड किया है। ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी हैं। और फाइनली अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने लिया है सिग्नेचर और फोटोग्राफ और थंब इम्प्रेशन। आपको भी इसी तरीके से अपना थंब इम्प्रेशन, ये तीनों चीज़ें रेडी करके रखना है और उसको अपलोड कर देना है सेम जैसा फॉर्मेट और साइज़ बोला गया है। और कुछ भी एडिट हो अगर तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना। इन ये सारी चीज़ों के अंदर ये सारी चीज़ें जैसे फादर नेम, कैटेगरी और बाकी सारी डिटेल्स आपने बता दिया है कि मेरे को सारी डिटेल जो मैंने भरी है वो सही है, मैं उसको वेरीफाई कर रहा हूँ फाइनली। यहाँ पे लिखा भी है एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली आपने जो है वन सबमिटेड। यहाँ पे लिखा भी हुआ है चेंज कैन नॉट बी मेड, मतलब कोई चेंज नहीं होगा जब आप इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है कि मैंने सब पढ़ लिया है और मैंने जो भी दिया है वो सारा सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अगर गलत निकलता है तो जॉब मेरे को ना मिले, ये चीज़ आप यहाँ पे बता रहे हैं साफ साफ। हम यस करेंगे, इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी एक्चुअल में सबमिट नहीं हुआ है। सबमिट होने के लिए आपको पहले सबसे पहले अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कराना है जो आपने दिया है। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है जो नीचे लिखा आ रहा है 46392 कैपिटल के। इस तरीके से आप डालेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। चाहे तो वहाँ पे चेंज ईमेल आईडी का ऑप्शन दिख रहा था, हम चाहें तो हमारे ईमेल आईडी को चेंज भी कर सकते हैं, और सेम रखना हो तो हम सेम भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने ईमेल आईडी पर चेक करेंगे। हमको एक ओटीपी आया होगा, वन टाइम पासवर्ड आया होगा हमारे ईमेल पर, या फिर आप जिसे जीमेल बोलते हैं उस पर आया होगा, जो आपने आईडी दी थी उसके ऊपर। वो जो ओटीपी आया होगा वो हमें यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद हम जैसे ही वेरीफाई करेंगे हमारे पास ये ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। फिर हम क्लिक हेयर टू गो होम पे जाएंगे। अब हमारे को यहाँ पे लिखा आ रहा है 700 रुपीज़ पे करने। अब एक और बात आपको बता दूँ, स्टीनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके लिए अलग फॉर्म है, अलग लिंक है, उसके लिए अलग है, इस पोस्ट के लिए अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है, सिलेबस अलग है, इस वजह से। हम यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करके हम यहाँ से पेमेंट करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 10 मिनट के अंदर आपको ये पेमेंट करनी होती है। जैसे ही टाइम स्टार्ट हो जाता है पेमेंट का, हम यहाँ पे कैनरा बैंक के पेमेंट गेटवे से करने वाले हैं, जिसमें हम डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी भी बैंक। देखिए यहाँ पे क्या है, नेट बैंकिंग किसी भी बैंक की हो, साथ में यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अगर आप इनमें से पेमेंट करना चाह रहे कर सकते हैं। हम बेसिकली यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कैनरा बैंक का होना चाहिए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कैनरा बैंक का पेमेंट गेटवे यूज़ हो रहा है। आप चाहें तो इनमें से आपका जिस भी बैंक की ये चीज़ हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से करना चाहें, अकाउंट अपने अकाउंट से करना चाहें, किससे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फाइनली हमारे को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल गए हैं देखने को। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यूआर कोड वाला जो है सिलेक्ट करूँगा, मेक पेमेंट कर दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे पहले वो डालना है पेमेंट का ऑप्शन। मैं भीम यूपीआई से करना चाह रहा हूँ, आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे भीम यूपीआई से भी कर सकते हैं, गूगल पे, और भी जो ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं उन्हीं में से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मर्चेंट नेम आ गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आप ये चीज़ पेमेंट कर रहे हैं, ये भी लिखा आ चुका है। आपको 700 रुपीज़ इसके लिए पे करने हैं। आपको इसको स्कैन करना है, इस क्यूआर कोड को, अपने दूसरे किसी भी डिवाइस से, और फाइनली वहाँ से आपका अकाउंट से पेमेंट उसकी हो जाएगी, आपको वहाँ से कर देनी है। यहाँ पे लिखा भी टाइम आ रहा है, इस टाइम के अंदर अंदर आपको कर देना है। इस तरीके से हमारा यहाँ से पेमेंट भी सक्सेसफुली हो जाएगा। अब पेमेंट होने के बाद हमारे को यहीं पे स्क्रीन पर ही ऐसा होने वाला है, यहीं पर स्क्रीन पर हमारे को लिखा आने वाला है कि हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है और हमारा फॉर्म जो है अब सबमिट हो चुका है। अब हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक प्रिंट आउट लेना है हमें सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का, और अपने डिवाइस में सेव करना है। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा हमारा। ईपीएफओ के अंदर एसएसए यानी कि आपका सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए 2023 में, सेम दूसरी पोस्ट के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना है। उसके लिए भी वेबसाइट पर ही लिंक है, जो आपकी ईपीएफओ
ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये पूरा प्रोसेस था दोस्तों जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तब तक इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।